बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हेतु शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे मैं निरंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले हमारा पहला क्लास आ चुका है। इस क्लास में हमने आपके साइंस के टोटल सिलेबस डिस्कशन किया और साइंस का आज दूसरा पार्ट होगा। और पिछले क्लास में मैंने सिलेबस के अतिरिक्त सीबीटी मोड किस प्रकार से होगा इसके ऊपर आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ों को समझाया, किस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए बैठेंगे। तो यदि आपने पिछला क्लास हमारा नहीं देखा तो उसे ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए अब आज के इस क्लास में बढ़ेंगे और आज के इस दूसरे पार्ट में साइंस के दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स मानव नेत्र और विद्युत परिपथ को मैंने लिया है और इनसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अरेंज कर लिया गया है। तो उम्मीद है कि इन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो आपने मानव नेत्र का चित्र देखा होगा और मानव नेत्र के चित्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है रेटिना या दृष्टिपटल वह हिस्सा होता है जो मानव नेत्र के पिछले भाग में होता है। इस पिछले भाग पे प्रतिबिंब बनता है और इसी को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। सीबीटी मोड पर आपके सामने क्वेश्चन का इंटरफेस इस प्रकार से होगा। ये क्वेश्चन पैलेट आपका है और यहाँ पे आपको नेविगेशन पैनल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पैनल को नेविगेशन पैनल कहा जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन वाले बटन देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ों को समझा दिया है। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। आप माउस की सहायता से क्लिक करेंगे और ये बटन जो है यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा प्रश्न आ जाएगा और दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है प्रकृति के द्वारा वो उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस की सहायता से वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों में। तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अर्थात कम से कम कितनी दूरी पर स्पष्ट रूप से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट दर्शन की, याद रखेंगे। और वहीं अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को हमारा आँख देख सकता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। तो आँख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता किस प्रकार से होती है। तो चूँकि समंजन क्षमता के लिए जो जरूरी अंग हैं वो सिलियरी पेशियां हैं जो लेंस को पकड़े हुए रहती है। इस प्रकार से आपने उस आँख का डायग्राम देखा होगा। तो आँख के डायग्राम में जो लेंस होता है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा इस तरह से इस प्रकार से रहता है जैसे हाथों से पकड़ा हुआ कोई वस्तु हो। ठीक उसी प्रकार से सिलियरी पेशियां लेंस को पकड़े रहती है और सिलियरी मांसपेशियां ही वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को बदलने का काम करती हैं। तो समंजन क्षमता यहाँ पे सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा। आइए इधर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष होने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। और जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब
रेटिना से पहले बन जाएगा, है ना, और वैसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। और इसके कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और इसका उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हो सकती थी उन सभी को समेकित कर दिया गया है, ताकि आपकी अवधारणाएं बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करेंगे क्लास को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगला सवाल लेंगे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष को समझा, उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, और जब रेटिना के पीछे बनेगा तो वो निश्चित रूप से दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आइए यहाँ पे दूर दृष्टि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहला कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो गया, लंबा हो गया, और यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। और जब दूरी कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस बहुत ज़्यादा पतला हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और इस दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर दिया गया है। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो जो दूर दृष्टि वाली आँख होगी वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगी, निकट की वस्तु को देखने में उसे समस्या होगी। और जो निकट दृष्टि दोष वाली आँख होगी वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगी, दूर की वस्तु को देखने में उसे समस्या होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता एक ऐसी बीमारी है जो उम्र बढ़ने के कारण होती है, और इसमें निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष दोनों ही दोष पाए जाते हैं। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बाईफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंस आधे आधे हिस्से में लगे होते हैं। आधे हिस्से में उत्तल लेंस और आधे हिस्से में अवतल लेंस लगे होते हैं। आप लोगों ने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा होगा कि जब वो नज़दीक के समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और जब उन्हें दूर देखना होता है तो चश्मे को पास ले आते हैं। चूँकि उनके चश्मे में दोनों लेंस लगा होता है, इस वजह से वे ऐसा करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। आइए यहाँ पे प्रिज्म को देख लेते हैं। इस प्रकार से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। और एक प्रिज्म के सतहों की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और एक इसके पीछे वाला 5वां हिस्सा होता है, यानी कि 5 सतह कुल प्रिज्म में होते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है, और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, और इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे लाल सही ऑप्शन है दूसरा। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है तो प्रिज्म से किस प्रकार से वर्णों का विक्षेपण होता है। और सबसे अधिक विचलन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अधिक विचलन वायलेट कलर का होता है और सबसे कम विचलन लाल कलर का होता है। और इस स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है विबग्योर, VIBGYOR। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।
उससे पहले यदि आपको हमारे क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि लाल रंग जिसका विचलन सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और यही कारण है कि इसका उपयोग खतरे के निशान के रूप में किया जाता है। रेलवे के सिग्नलों में खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का सबसे प्रमुख कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चूँकि तारे काफ़ी दूर में स्थित है और दूर में स्थित होने के कारण उनका प्रकाश एक तो कमज़ोर हो जाता है पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते, और पृथ्वी के विभिन्न परतों से जब वे गुजरते हैं तो उनका अपवर्तन होता है, यानी कि उनका रास्ता थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसी वजह से तारे हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन परिलक्षित होता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आइए टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपने धूप किसी छप्पर वाले घर में देखा होगा कि जब कहीं से एक छिद्र से धूप आती है तो उस धूप में धूल के कण स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। तो वह जो प्रभाव है वो टिंडल प्रभाव के कारण वो दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर दिया गया है। आइए अगला सवाल लेंगे। इंद्रधनुष का बनना संभव होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इंद्रधनुष के बनने की घटना वर्ण विक्षेपण के कारण होती है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं और ये 7 रंग जो हैं वो वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। आइए इंद्रधनुष के बनने की परिघटना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। सूर्य की किरणें जब वर्षा की बूंद से होकर के गुजरती है तो वर्षा की बूंद उस टाइम पे प्रिज्म का काम करती है और ये वर्ण को विक्षेपित कर देती है। श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में विक्षेपित कर देती है और इसी वजह से इंद्रधनुष बनता है और दिखाई पड़ता है। एक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्न में किसका मापक होता है? तो एक एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह विभवांतर कहलाता है, विभवांतर का मापक होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। कौन से गतिशील कण होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वहाँ पे। चौथा ऑप्शन हमारा सही है और चौथे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा ही। इसका सही आंसर क्या है? एम्पियर है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। और इसके बाद अगला सवाल लेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा, क्योंकि सबसे आसान सवाल है और सर्वाधिक बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और अगला सवाल लेंगे। जूल या जूल प्रति कूलॉम, यहाँ पे जूल बटे कूलॉम लिखा हुआ है। ठीक है, जूल बटे कूलॉम। तो जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलॉम वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर? वोल्ट के बराबर होता है, याद रखेंगे।
तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए आप लोगों ने देखा होगा वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है और ए मीटर के द्वारा एम्पियर मापा जाता है, विद्युत धारा की शक्ति मापी जाती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक कर देंगे, अपने अधिक से अधिक साथियों तक निश्चित रूप से शेयर करेंगे ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से किसमें धन या ऋण चिन्ह नहीं होता है? प्लस माइनस का चिन्ह किसमें नहीं होता है? बैटरी में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में या फिर प्रतिरोधक में? तो इसका सही ऑप्शन 4 है, प्रतिरोधक में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला सवाल लेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पे देखना है नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ही, उसके अनुसार से इस सवाल को तैयार किया गया है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 IR²। IR² ये विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला सवाल लेंगे कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होती है? तो किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। वर्ग के समानुपाती होती है। अगला सवाल लेंगे, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और kWh को व्यावसायिक मात्रक भी कहा जाता है विद्युत ऊर्जा का। तो तीसरा ऑप्शन सही है, इसको हम लोग यूनिट में जानते हैं। 1000 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लेंगे, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह किस चीज़ का बना होता है? विद्युत हीटर में आपने हीटर देखा होगा, हीटर में स्प्रिंग के जैसा एक तार रहता है। यह तार नाइक्रोम का बना होता है। किस चीज़ का? नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल लेंगे, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, P = V × I, और यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, और I की वैल्यू है 5/11 एम्पियर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 11 दूनी 22 कट जाएगा 20, और 20 बचे 100, तो यानी कि 100 वाट बल्ब की शक्ति है, 100 वाट की बल्ब है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, ओम का नियम है। तो ओम का नियम काफ़ी आसान सा सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, V = I × R। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आइए थोड़ा सा ओम के नियम के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती V लिखेंगे और I = V/R, जहाँ R क्या है? तो R एक नियतांक है जो कि अचर ताप पर होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आप लोगों को पता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। आपने देखा विद्युत बल्ब में ये पतली सी तार स्प्रिंग जैसी लगी हुई रहती है और इसी को फिलामेंट कहते हैं, और यह जो है टंगस्टन की बनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तत्वों के संकेत के रूप में दिया गया है। तो आपको पता है टंगस्टन का संकेत क्या है? W। क्या है? W। W क्यों है? क्योंकि टंगस्टन का लैटिन नाम वुल्फ्राम है। अब यहाँ पे देख लें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम वुल्फ्राम है, इसलिए टंगस्टन का संकेत W है। अगला सवाल है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, घटता बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद इस क्लास के आखिरी सवाल को लेंगे, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों में जोड़ सकते हैं या फिर कोई नहीं?
तो एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सीरीज में जोड़ा जाता है, पहला ऑप्शन सही है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज के इस क्लास में महत्वपूर्ण 30 सवालों को हमने देखा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और इस क्लास से आपके 1 या 2 सवाल ज़रूर निश्चित रूप से रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।